पिछले पार्ट में हमने देखा कि माउंटेन एकेडमी मैच में हार जाती है, तो किंग जू बचने के लिए अपने डीमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बाई पर हमला कर देता है। तो बाई उसे एक ही पंच में हरा देता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लिसफुल पैलेस के रूइंस के ऊपर से 3 लोग उड़कर जा रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहता है, यहाँ पर हर जगह जहरीली गैस फैली हुई है, सभी ने अपनी ब्रीदिंग पिल तो ले रखी है ना। और वहाँ ब्लिसफुल पैलेस की जमीन पर उतरते हैं। वे लोग साउथ रेल्म के इमोर्टल अलायंस इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग होते हैं, जो वहां चेक करने आए होते हैं कि ब्लिसफुल पैलेस आखिरकार कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। तो उनमें से एक लड़की कहती है, यह करने वाला सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जो यहाँ लोगों को मारने से पहले उसने इतना भी नहीं सोचा कि उसे इमोर्टल अलायंस के लोगों से भी लड़ाई करनी पड़ सकती है। तो दूसरा आदमी उसे कहता है, हम यहाँ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो थोड़ा सावधान रहो और इन फालतू की बातों को छोड़ो। यहाँ की जहरीली हवा थोड़ी पतली है। और अचानक वह कुछ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बना होता है, जिसे देखकर वह कहता है, आखिरकार यहाँ क्या हुआ है। जिसने भी पहले के पार्ट देखे हैं उन्हें पता होगा कि ये बाई और ब्लिसफुल पैलेस के लीडर के बीच लड़ाई में हुआ था। तो फिर वह लड़की कहती है, यहाँ की तो अर्थ वेन भी खोद ली गई है। जिसने भी ये किया है वह कम से कम क्रॉसिंग टर्बुलेंस रेल स्टेज का तो होगा ही। तो उसके साथ वाला लड़का कहता है, रुको, कुछ भी करने से पहले मुझे मोमेंटम स्टोन का यूज करने दो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ आखिरकार हुआ क्या है। और तभी उन्हें आकाश में दरार दिखने लगती है, जिसे देखकर वह थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर उसे दरार से गोल्डन रोशनी निकलने लगती है और एक बहुत बड़ी आंख में बदल जाती है, जिसे देखकर वे कहते हैं, क्या यह सच में ग्रेट डाव है। और उस आंख के प्रभाव में आकर वह पागलों की तरह हंसने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें आगे क्या करना है। और फिर लड़की के गले में बंधा लॉकेट भी टूट जाता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वह कहती है, यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है, रोको इसे, नहीं तो हम अभी यहीं मारे जाएंगे। और लड़का बोलने लगता है, कहाँ है मेरे 3 कॉर्प्स, कहाँ है, ढूंढो उन्हें। और वह गोल्डन रोशनी उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तो वह लड़का कहता है, आखिरकार यह चीज क्या है, हमारा तो इमोर्टल अलायंस का ट्रेजर भी टूट गया इसके सामने, आखिरकार हमें किसका सामना करना पड़ रहा है। और वह रोशनी बहुत तेज हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह रोशनी काई एक्सू के पास से निकल रही होती है। काई एक्सू सू का पहला जन्म होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सू काई एक्सू का रिकार्नेशन होती है। फिर काई एक्सू वहाँ की जहरीली हवा को महसूस करते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह ओरा जाना पहचाना हो, मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। और अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिससे वहाँ फैला जहरीला धुआं काई एक्सू की ओर बढ़ने लगता है और इमोर्टल अलायंस के लोग मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो वह लड़की एक तालिस्मान का यूज करते हुए कहती है, अब तो मुझे इस टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का यूज करना ही पड़ेगा, ताकि मैं अलायंस को जाकर यहाँ की रिपोर्ट दे सकूं। और फिर हम देखते हैं कि वो जहरीला धुआं काई एक्सू के पास पहुंच जाता है, जिसे देखते ही काई एक्सू कहती है, आखिरकार इतने सालों के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरी बेस्ट फ्रेंड मैनमन, अब हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। और फिर हमें क्विंगलन पीक का सीन दिखाया जाता है, जहां बाई लकड़ियां काट रहा होता है। तो अचानक वहां सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है और वार्निंग देने लगती है। फिर बताती है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि हेवनली डाउ होस्ट को स्पाई कर रही है। होस्ट की सेफ्टी को देखते हुए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रतिबंधित किया जा रहा है, और जब तक कोई स्पेशल सरकमटेंस फ्यूचर में नहीं बनते तब तक होस्ट फायरवुड कटिंग पैलेस के बाहर फैंग हू एक्स का यूज नहीं कर सकता। तो बाई सिस्टम से पूछता है, यह क्या हो रहा है, कौन सी ग्रेट डाउ मुझ पर नज़र बना रही है और क्यों, और तुम्हारा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रतिबंधित करने से क्या मतलब है। तो सिस्टम बताता है कि जब होस्ट ने वर्ल्ड मिशन स्टार्ट किया था तब से उसकी एनर्जी की लिमिट मैक्सिमम से ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हेवनली डाउ की अटेंशन उसकी ओर आ गई है। इसी वजह से इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो भाई पूछता है, तो फिर अब मैं कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर सकता हूँ। और सिस्टम बताता है, अभी तुम सिर्फ 10% ही स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर सकते हो, जो कि एक क्रॉसिंग टर्बुलेंस रेल्म स्टेज के बराबर है। तो भाई सोचता है, एक क्रॉसिंग टर्बुलेंस रेल्म, यह एनर्जी तो बहुत कम है। और सिस्टम से पूछता है, जब तुम मुझे
एक्स को यूज करने से रोक रहे हो तो पहले उसके बदले में मुझे कोई हथियार दे दो ताकि मैं जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर पाऊँ। तो सिस्टम कहता है होस्ट अपना नया वेपन ब्लाइंड बॉक्स से प्राप्त कर सकता है जो उसे पहले गिफ्ट में दिया गया था और उसे एक और देखने के लिए कहता है। तो बाई उस ओर देखकर चौंक जाता है क्योंकि वहाँ कपड़ों से बना एक पुतला खड़ा होता है जिसे देखकर बाई कहता है क्या तुम्हें यह एक हथियार लग रहा है? तुम मुझे पागल बना रहे हो। और सिस्टम अनजान बनते हुए कहता है क्या हुआ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बाई उसे कहता है तुम्हें यह हथियार लग रहा है, तुम इसे कितना भी देख लो, यह है तो एक पुतला ही। और फिर हमें मैनमन और सू को दिखाया जाता है जो बाथरूम में नहा रही होती हैं। तो मैनमन कहती है मास्टर सच में तुम्हें कितना पसंद करते हैं जो उन्होंने तुम्हें 5 स्टार कैचिंग पिल दी है जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन आगे बढ़ पाए। तो सू कहती है शायद मास्टर को लगा होगा कि मेरी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये पिल बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये दी है। तो मैनमन कहती है जो भी हो पर यह पिल बहुत रेयर है और इस पिल की कीमत बहुत ज्यादा है क्योंकि यह बहुत कम बनती है और इस एक पिल से ही किसी भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन 3 स्टेज तक बढ़ सकती है। सच में मास्टर तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो सू कहती है अगर यही बात होती तो मास्टर मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए ये पिल खुद मुझे यहाँ दे रहे होते। तो मैनमन उसे बताती है इस पिल को यूज करना मेरिडियन बॉडी को चेंज करने से बहुत अलग है, इसलिए उन्होंने मुझे यह काम सौंपा है। वैसे भी एक आदमी और एक औरत में बहुत फर्क होता है। मास्टर के अपने कुछ कारण रहे होंगे इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है, तो जल्दी करो और ये पिल खा लो। तो सू भी हाँ करती है और उस पिल को खा जाती है। तो मैनमन पूछती है कैसा महसूस हो रहा है और सू कहती है इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है और खाने के बाद ये थोड़ी खट्टी लगती है पर फिर भी ये सिल्क वर्म मोथ से तो अच्छी ही है। तो मैनमन कहती है मैं तुम्हें इस पिल के स्वाद के बारे में नहीं पूछ रही, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारे शरीर में कैसा महसूस हो रहा है। और तभी सू के शरीर से ठंडर एनर्जी निकलने लगती है और वो कहती है मेरे शरीर में कुछ तो बदलाव हो रहे हैं, लगता है कुछ अमेजिंग होने वाला है। और सू का शरीर गर्म होने लगता है। तो सू दर्द में कहती है यह बहुत गर्म है, मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा है। तो मैनमन कहती है थोड़ा सहन करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। और अपनी एनर्जी रिलीज करने लगती है जिससे सू की ठंडर एनर्जी और मैनमन की कोर्प्स एनर्जी आपस में टकराने लगती है जिसकी वजह से सू का बुरा हाल होने लगता है। तो मैनमन उसे संभालते हुए कहती है बस कुछ देर और, अब ये खत्म होने ही वाला है। और तभी सू कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बस अब होने ही वाला है। और फिर हमें क्विंगलन पीक का आसमान का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर काले बादल छाने लगते हैं। तो उसे देखकर वहाँ मैंग, वू जुई और एल्डर सिक्स्थ कहते हैं आसमान में ये क्या हो रहा है, यह थंडर एट्रीब्यूट इतना अजीब क्यों लग रहा है। और एल्डर सिक्स्थ कहती है लगता है कि उस लड़की ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और इधर हम देखते हैं कि बाई उसे कपड़े के पुतले को जमीन में गाड़ रहा होता है। तो सिस्टम उसे कहता है अरे रुको, एक बार इसे गाड़ने से पहले इसे चेक तो कर लो, हो सकता है ये अच्छा हो। और तभी बाई की नजर आसमान में जाती है जहाँ से बिजलियां गिर रही होती हैं, जिसे देखकर बाई कहता है ये क्या हो रहा है, सू लियू का थंडर एट्रीब्यूट इतना अजीब क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और हम सू और मैनमन को देखते हैं जहाँ मैनमन सू को संभाल रही होती है। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। आगे का चैप्टर बहुत मस्त होने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।